देता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है, आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस यह 2000 रुपए, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारे तो बस ये सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए, आज कितनी पगार मिला है? मल्लिका, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपये ही दिए हैं। बस 2500? इतने में घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 लग जाएंगे, फिर 1500 में क्या क्या करेंगे? मैं क्या कहूँ मल्लिका, अब तुम्हें इसमें ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या कर लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं मल्लिका, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। और जैसा कि चंद्रशेखर ने कहा, लालचंद के यहाँ काम करने के बाद चंद्रशेखर काम की तलाश में निकल जाता है। चंद्रशेखर पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह चंद्रशेखर को निराशा ही मिलती है। अंत में थक हार कर चंद्रशेखर वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक एक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। वह देखकर चंद्रशेखर बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब चंद्रशेखर की जान में जान आता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? चंद्रशेखर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक घड़े पर जाती है। चंद्रशेखर उस घड़े के पास जाता है। अरे ये कैसी गुफा है? यह किसका घड़ा पड़ा हुआ है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, मल्लिका के पानी रखने का काम आ जाएगा। चंद्रशेखर जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाने की कोशिश करता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, घड़े को छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर चंद्रशेखर इधर उधर देखने लग जाता है। तभी गुफा में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है और चंद्रशेखर से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी कुछ हो, भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस घड़े पर पड़ गई। माफ कीजिए बाबा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह घड़ा किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। बेटा चंद्रशेखर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस घड़े को छुपाए। अब तुमने यह घड़े को छुआए तो यह घड़ा तुम्हारा हुआ। नहीं, मुझे ये घड़ा नहीं चाहिए बाबा, मैं तो बस इसे देख रहा था। फिर चंद्रशेखर घड़े को लेकर घर वापस आ जाता है। मल्लिका, ये देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो?
आप बस यह एक पुराना घड़ा, सबसे पहले आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे मल्लिका, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी घड़ा नहीं है, बल्कि यह जादुई घड़ा है। चंद्रशेखर मल्लिका को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस घड़े में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे मल्लिका, मुझे एक 10 रुपये का सिक्का ला के दो ना। जैसे ही चंद्रशेखर उस सिक्के को उस जादुई घड़ा में डालता है, पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मल्लिका, मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने उन गरीब लकड़हारे दोस्तों की भी मदद करना चाहता हूँ, और जो भी बेसहारा लोग हैं उन सभी का मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद चंद्रशेखर की सारी समस्या खत्म हो जाती है और चंद्रशेखर गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू कर देता है।